अचानक लोग कहते हैं कि ना वो हमें पेन होना शुरू हो गया। हो सकता है उसका विजडम टूथ टेढ़ा हो, हम एक्सरे लेते हैं वो भी ठीक होता है। और उस इमरजेंसी कंडीशन में हम किस तरह से मैनेज करें? इसका हल बेसिकली तो न्यूरोसर्जन या न्यूरोफिजिशियंस करते हैं। कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही, दांत में कैविटी भी नहीं है, दांत को हिल भी नहीं रहा, अगर नई दवाई से आराम आएगा तो अल्टीमेटली फिर सर्जरी की जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अहमद, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं QAS हेल्थ और आज के इस शो में, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान ज़िया, जो कि कंसल्टेंट डेंटल सर्जन हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्टूडियो। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? डॉक्टर साहब, बात करना चाह रहा हूँ कि अकल दाढ़, जिसमें हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग इस मसाइल का शिकार रहते हैं जब उनकी दाढ़ निकाली जा रही होती है या निकलने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव जो उनको मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, पेन का होना, और फिर रेगुलर एक इंटरवल्स के बाद, पीरियड्स के बाद ये मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। इसको किस तरह से देखते हैं और मैनेज करने का क्या तरीका हो सकता है? पहली बात मैं बताऊँ कि इसको अकल दाढ़ क्यों कहते हैं। इसका अकल से कतन कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है। ये दूध के दांत 6 साल की उम्र में आना गिरना शुरू होते हैं और 12 साल की उम्र तक तमाम दूध के दांत गिर जाते हैं और परमानेंट दांत आ जाते हैं। लेकिन जो अकल दाढ़ है ना, विजडम टूथ या थर्ड मोलर, ये आता है कुछ 17 साल से आना शुरू होता है और उसके बाद ऑनवर्ड आना शुरू हो जाता है। तो चूँकि ये देर से आता है और हमारे बड़े कहते हैं कि अकल भी देर से आती है, तो इसलिए इसका नाम अकल दाढ़ है। हमारी किताबों पर इसका नाम विजडम टूथ ही है, एक रवायत पड़ी है। अब मैं बताता हूँ कि इसमें दर्द होती क्यों है और ये इसका हम अगर इसको निकाल दें तो इसकी मैनेजमेंट क्या है। ये चूँकि फॉर एंड पे होती है, बिल्कुल मुंह के आखिर में होती है, और ज़ाहिर बात है जब हम खाना चबाते हैं तो ज़ुबान जब नवाले को लेकर फिरती है तो वहाँ तक भी खुराक के ज़रात जाते हैं, लेकिन वहाँ तक ब्रश मरीज़ सही तरीके से नहीं कर पाता। डेंटिस्ट ही इसको साफ़ कर सकता है, इसलिए तो हम कहते हैं कि साल में कोई 2-3 दफ़ा डेंटिस्ट के पास चक्कर लगाएं। वहाँ पे चूँकि ब्रश नहीं हो पाता तो वहाँ पे खुराक कटी हो, उसमें कीड़ा लग जाता है, फिर वो दर्द करती है। ये जब निकलती है तब दर्द करती है, क्योंकि जबड़े में इस जनरेशन में जगह नहीं है तीसरी दाढ़ की। वो उसने उगना तो है, वो दाएं बाएं टेढ़ी मेरी होकर उगती, जब उगती है फिर तकलीफ़ देती है। तो जब उगती तब तकलीफ़ देती है, जब मुंह में आ जाती है और इसमें कीड़ा लग जाता है तब ये तकलीफ़ देता है डेफिनेटली। फिर इतना चूँकि पीछे ये वाक़या है तो हम इसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट या कोई भी प्रोसीजर जो इसको बचाने का वो करना आमतौर पे यूजुअली मुश्किल है। तो सारी दुनिया में अकल दाढ़ को निकाल दिया जाता है। अब इसका निकालना एक अलग एक इशू है, चूँकि जगह कम है और टेढ़ी भी होती है। कई दफ़ा ये सर्जिकली निकालनी पड़ती है, यानी कि साइड से गम काट के या हल्की सी बोन रिमूव करके। ये सुनने में आपको ख़तरनाक लग रहा होगा लेकिन इतना है नहीं। या इसको अगर नॉन सर्जिकली तो ये वैसे ही निकल जाती है। फिर इसके स्टिच लगाने पड़ते हैं बाज़ का, फिर हफ्ते 10 दिन बाद स्टिच खोलने पड़ते हैं, या अगर हम डिज़ोल्व होने वाले लगा दें तो खुद ही वो हफ्ते 8 दिन में डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब ये सारा एक खौफजदा से एक प्रोसीजर है सुनने की हद तक। करने में तो डॉक्टर के लिए मसला है, मरीज़ तो सुन हुआ तो उसको पता नहीं चलता। अब हम आते हैं कि इसके बाद चूँकि ये आम दांतों से थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से निकाला जाता है, तो इसकी पेन मैनेजमेंट कैसे की जाती है, क्योंकि इसकी पेन आम निकले हुए दांत की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है। इसमें कुछ डूज़ हैं, कुछ डोंट्स हैं। डूज़ जो करना है, डोंट जो नहीं करना। डूज़ में ये है कि जब अकल दाढ़ निकाली जाती है तो डॉक्टर आपके मुंह में गॉज़ या कॉटन का पीस रख देते हैं और कहते हैं जी आपने आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा वो ज़ख़म के हिसाब से कि आपने मुंह नहीं खोलना। ठीक, अगर आप मुंह खोलेंगे तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। आपने वो मुंह नहीं खोलना, मुनासिब वक्त पर उसको निकाल के फेंक देना है। फिर आपने ठंडे पानी की कुल्लियाँ करनी है। अगर डायबिटिक नहीं है और गला आपका ठीक रहता है तो आइसक्रीम खाई जा सकती है ताकि ठंडक से वो ज़ख़म क्लोज़ हो जाए। उसके बाद जो डेंटिस्ट ने आपको एंटीबायोटिक्स और जो पेन किलर दी होती हैं मुकर्रर दिनों के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, वो बाकायदगी से लें। और उस चीज़ का ख्याल रखें ज़ख़म का कि वहाँ पे कोई मसालेदार स्पाइसी चीज़ें एक आध दिन ना खाएं। अब हम आते हैं डोंट्स कि जो काम नहीं करने। वो ये है कि जब आप अकल दाढ़ निकलवा के आएँ उस दिन कोशिश करें कि रेस्ट करें, कोई जिम ना जाएं, एक्सरसाइज ना करें, वज़न ना उठाएं। उससे क्या होता है कि जिम जाने से, एक्सरसाइज करने से या भागने दौड़ने से दिल की धड़कन तेज़ होती है। जब तेज़ होती है तो ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। जब बढ़ेगा तो फिर उस जगह से खून आने का ख़तरा भी होता है। दूसरी बात यह है कि पहले दिन जब निकलवा के आएँ उस दिन गर्म ड्रिंक्स जैसे चाय, कॉफ़ी, यखनी, कहवा ना पिए, क्योंकि गर्मी से ज़ख़म फैलता है, ठंडक से ज़ख़म सिकुड़ता है। इसलिए मैंने कहा था आइसक्रीम खाएं या ठंडे पानी की कुल्लियाँ करें ताकि ज़ख़म सिकुड़े। गर्म ड्रिंक्स ना खाएं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी शोरबा वगैरह ना खाएं, क्योंकि वो जो रेड चिली ख़ास तौर पे जो सुरख मिर्च है उसके ज़रा जब जाते हैं तो वो कुछ काम ख़राब कर सकते हैं। उसके अलावा जो अकल दाढ़ का निकाला हुआ ज़ख़म है वहाँ पर ब्रश एहतियात से करें, क्योंकि जब ब्रश आप अगर वहाँ तक ज़ोर से करेंगे तो एक फाइब्रिन का क्लॉट बनता है जो कि खून रोकने से खून बहने से बचाता है, खून रोकता है।
ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा वहाँ ब्रश करेंगे और सफाई रखने की नीयत से, तो वहाँ पे वो फाइब्रिन क्लॉट डिस्टर्ब होगा और दोबारा ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, जिसको हम सेकेंडरी हेमरेज या सेकेंडरी ब्लीडिंग कहते हैं। वो रुकने में 1 से 2 दिन ले सकती है, मुश्किल होता है। उसके अलावा आप ये कि स्ट्रॉ से ना पिए। कुछ लोग कहते हैं जब चूँकि हमने एहतियात है हम स्ट्रॉ से पीते हैं। स्ट्रॉ से पीने में है कि वो जगह बिल्कुल ही खुश्क रह जाती है और वहाँ पे ड्राई सॉकेट का एक इम्कान होता है। ड्राई सॉकेट एक अलग कॉम्प्लिकेशन है दांत निकालने के बाद। तो नॉर्मल तरीके से रहें ठीक। और बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली कोई चीज़ ना करें 1 से 2 दिन, और ये सारा मैनेजेबल है इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, इसके बाद भी हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब अचानक लोग कहते हैं कि जनाब हमें पेन होना शुरू होगी, और उस इमरजेंसी कंडीशन में हम किस तरह से मैनेज करें? घर पे क्या ऐसी एहतियाती चीज़ें रखें जो फर्स्ट एड के तौर पे हमें काम दे सकें? और कुछ मेडिसिन नाम तो हम नहीं ले सकते, फार्मूलाज बता सकते हैं, और फिर अगर वहाँ मैनेज नहीं हो पा रहा तो फिर कहाँ जाया जाए उस पेशेंट को लेकर? बिल्कुल ऐसा होता है। ये आपने बड़ा ही एक बर्निंग सवाल उठाया। बस अगर पेशेंट का हमें कॉल आती है या पेशेंट खुद आता है कि जी बड़ी शदीद पेन है, और वो इतनी शदीद है कि कान पट्टी में भी जा रही होती है, कान के पीछे भी जा रही होती है, गर्दन इवन शोल्डर तक रेफ़र हो रही होती है। अब हम जब उसको हम 2-3 एंगल से देखते हैं, हो सकता है उसका विजडम टूथ टेढ़ा हो, हम एक्सरे लेते हैं वो भी ठीक होता है। हम दांतों का मायना करते हैं, कोई कैविटी नहीं होती, कोई प्लाक नहीं जमा होता, कोई मसूड़ा ख़राब नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही, दांत में कैविटी भी नहीं है, दांत को हिल भी नहीं रहा, फिर दर्द कहाँ से? ये है ट्राइजेमिनल नर्व पेन। ये जो ब्रेन से हमारे पूरे जिस्म में नर्व सप्लाई है, तो ट्राइजेमिनल जो है न्यूरल्जिया इसको हम कहते हैं। इसका हल बेसिकली तो न्यूरोसर्जन या न्यूरोफिजिशियंस करते हैं, लेकिन हम बाय द टाइम ये करते हैं कि पेशेंट्स को लोकली कुछ चीज़ें स्टेरॉइड दे सकते हैं, बॉइलिंग वाटर का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें एंटी एपिलेप्टिक जो मिर्गी के इलाज के लिए दवाइयाँ होती हैं वो दे सकते हैं, कॉमन पेन किलर्स हैं वो दे सकते हैं। तो घर पे एक ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए। लेकिन ये जो मैंने एंटी एपिलेप्टिक कहा है, ये अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी। आम जो मिलती हैं ओवर द काउंटर जो नुस्खे के बगैर ले सकते हैं दवाइयाँ, पेन किलर, वो घर में रखें, उनसे फ़र्क ना पड़े तो डेंटिस्ट को दिखाएं। डेंटिस्ट अगर मैनेज कर सकता होगा तो वो कर लेगा, अदरवाइज़ फिर हम इसको न्यूरोफिजिशियन के पास भेज देते हैं, जो कि फिर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का मेडिकल या सर्जिकल इलाज करते हैं। ये सर्जिकल तो इंतहा है ना, कि अगर नई दवाई से आराम आएगा तो अल्टीमेटली फिर सर्जरी की जाती है इसकी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग डरते हैं जनाब हमने प्रोसीजर की तरफ नहीं जाना और बाद में वो और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो इसमें क्या सेवेरिटीज़ आप देखते हैं अगर वो लोग ऑपरेशन की तरफ नहीं जाते या ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स की तरफ नहीं जा रहे होते? ऑब्वियसली जब आप एक चीज़ की ज़रूरत है और वो नहीं करेंगे तो बात फिर अगली स्टेज पे जाएगी। अगर आप छोटी सी कैविटी को नहीं मैनेज करेंगे तो वो कैविटी बड़ी होगी, तो जो बात फिलिंग पे जाके ख़त्म हो जानी थी वो रूट कैनाल पे जाके ख़त्म होगी। आप रूट कैनाल भी नहीं करवाते, दांत हिलना शुरू हो जाएगा, दांत निकालना पड़ जाएगा। आप हिले हुए दांत को भी नहीं निकलवाते, उसमें इन्फेक्शन इतनी होगी कि वो अगले हेल्दी दांतों को भी इन्वॉल्व कर लेगी, तो अगले दांतों में भी फिर रूट कैनाल या एक्सट्रैक्शन या उनको निकाल देना, इस तरह की नौबत आती जाएगी। इसलिए मैं अपने तमाम वीडियो से रिक्वेस्ट करता हूँ कि साल में 2 दफ़ा डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं, ताकि कोई भी चीज़ हो, क्योंकि दांत रातों रात ख़राब नहीं होते, दांत ख़राब होने में महीनों लगाते हैं, क्योंकि जिस्म का सबसे सख्त ये टिश्यू होते हैं, ये बड़ी देर से ख़राब होते हैं, रातों रात ख़राब नहीं होते। और ये बात याद रखें कि अगर आप नहीं टाइम पे करवाएंगे तो फिर बड़ी देर से ठीक होते हैं। हाँ, बड़ी देर। ठीक है ना, तो अपना विजिट रेगुलर रखें, अपने मुंह को साफ़ रखें, मुंह को गीला रखें, खुश्क ना होने दें, बार बार पानी पीते रहें, आजकल तो वैसे भी गर्मी है, बार बार पानी वैसे ही पीना चाहिए। तो ये वो चंद एहतियाती तदबीर हैं जिससे कि हम सिवियरिटी से बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा आपसे कन्वर्सेशन करके। वेल जनाब, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर इमरान ज़िया, जो कि कंसल्टेंट डेंटल सर्जन और इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं, और इस वक्त लाहौर के एक निजी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और बड़े फेमस हैं। तो वेल जनाब, मुझे भी कोई अगर मसला होता है तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनसे वक्तन फ़वक्तन रुजू करता रहता हूँ, और हर 2 महीने के बाद रेगुलर विज़िट भी करता हूँ। तो आप भी कोशिश किया करें कि अपनी सेहत के हवाले से हाइजीन को मेंटेन करने के लिए जनाब अपने डेंटिस्ट को रेगुलर बेसिस पर विज़िट करें, और ताकि आपके जो दांतों की हेल्थ है, ताकि आपकी जो स्माइल होती है, आपकी पर्सनैलिटी को जो बनाने वाली दांतों की बड़ी अहमियत होती है, उस पर आप गौर कर सकें। तो जनाब, सेगमेंट का इख्तिताम होने जा रहा है, अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने